इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं राजीव। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। बिहार के छपरा में बहुत बड़ा रेल हादसा हो गया है। देर रात 2:10 पर नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। देर रात हुआ यह हादसा इतना भयंकर था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। छपरा के डीएम कुंदन कुमार ने घायलों की संख्या 7 बताई। घायलों को छपरा के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। छपरा स्टेशन के पास घेट्टा इलाके में दिल्ली गुवाहाटी एक्सप्रेस के पेंट्री कार समेत B1 से B7 तक डिब्बे पटरी से उतरने से हुआ हादसा। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12236 मंगलवार सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली से असम के डिब्रूगढ़ के लिए खुली थी। हादसा देर रात तकरीबन 2:10 पर हुआ। जिस जगह यह हादसा हुआ वो स्थान छपरा स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम सहित कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव का काम जारी है। ट्रेन पर सवार लोगों ने कहा कि सब नींद में सोए हुए थे, तभी ऐसा लगा जैसे कोई अचानक ब्रेक लगी और 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। सुबह तकरीबन 6 बजे रेलवे ने एक ट्रेन का इंतजाम किया, जो वहां से लोगों को लेकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो गई। रेलवे ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर है 062242267778 और 0627965510। रेलवे ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सरकार ने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 20,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान है कि हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ हो सकता है। 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 20,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान है कि हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ हो सकता है। रेल मंत्री खुद हादसे की पूरी जानकारी ले रहे हैं। हर पल की जानकारी उन्हें दी जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना के सिविल अस्पताल के आईसीयू में कल शाम अचानक आग लग गई। हादसे के दौरान यहाँ 35 नवजात बच्चे भर्ती थे। सभी को बचा लिया गया। सभी बच्चे समय से पहले पैदा हुए थे। जैसे ही आग लगी, ड्यूटी पर तैनात 2 नर्सों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने वार्ड की खिड़कियां तोड़कर फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। घटना के बाद 7 गंभीर बच्चों को रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी बच्चों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 4 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है, जो कि भोपाल से सतना पहुंच गई है। चश्मदीदों के मुताबिक एसी का कंप्रेसर फटने से आईसीयू में आग लगी। डीओ और यूजीसी के बीच में ग्रेजुएशन का विवाद अब कोर्ट में जा पहुंचा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन हाईकोर्ट में अपील करेगा। क्यूटा के पूर्व अध्यक्ष एन मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर विवाद में दखल देने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि डूटा से इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था। आज भी नहीं आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की लिस्ट। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर जारी विवाद के बीच एक फॉर्मूले को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों से खबर है कि बीए और बीकॉम के कोर्स को 3 साल का और बीएससी को 4 साल का रखने पर विचार हो रहा है। 4 साल के कोर्स पर मचे घमासान के बीच में यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक कॉलेजों को 3 साल के कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति दिनेश सिंह के इस्तीफे को लेकर मंगलवार को खूब ड्रामा हुआ। दोपहर करीब 3 बजे यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता मलय नीरव ने कहा कि कुलपति ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि कुलपति ने अपना इस्तीफा रोक लिया है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं भेजा। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के कुछ सदस्य कुलपति दिनेश सिंह से मिलने गए थे और उन्हें इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाया। दरअसल 4 साल के ग्रेजुएशन पर दिनेश सिंह अड़े हुए थे, जबकि यूजीसी ने कोर्स को 3 साल का करने के लिए कहा था। यूजीसी से इसी खींचतान की वजह से दिनेश सिंह ने इस्तीफा देने का मन बनाया। दोपहर में जब इस्तीफे की खबर उड़ी तो छात्र संगठनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुलपति के इस्तीफे की खबर उड़ते ही क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एबीवीपी ने कहा कि उनके संघर्ष की जीत है। डीओ और यूजीसी के बीच विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ भी बोलने से मना करते हुए कहा कि मुझे इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज से ट्रेन में सफर करना महंगा हो गया। यात्री किराए में 14.2% का इजाफा हुआ, जबकि रेलवे ने माल भाड़े में 6.5% का इजाफा किया है। हालांकि आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट अधिभार जैसे अन्य शुल्कों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वहीं चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए सरकार ने मुंबई समेत महानगरों की 2nd क्लास लोकल ट्रेनों में बढ़ा हुआ किराया वापस लिया है। महानगरों में 2nd क्लास में 80 किलोमीटर तक सफर करने वाले के लिए रेल किराए में इजाफा नहीं करने का ऐलान किया गया।
यानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगरों में रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है। रेल किराए और चीनी के दाम में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार रसोई गैस और केरोसिन भी महंगा करने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हर महीने रसोई गैस की कीमतों में 5 रुपए और केरोसिन में 50 पैसे से 1 रुपए तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। एनए सरकार डीजल की तर्ज पर रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले आयात शुल्क बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में चीनी की कीमतें 2 रुपए बढ़ी। रसोड़ी के खिलाफ बदसलूकी मामले में बयान दर्ज कराने वाली प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड पर 3 बार गाली गलौज करने की बात कही। पुलिस को दिए बयान में प्रीति ने 14 चश्मदीदों के नाम भी लिए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का नाम भी शामिल है। अन्य चश्मदीदों में किंग्स 11 पंजाब की टीम के स्टाफ के सदस्य हैं। प्रीति ने बताया कि जब वो घरवाले पवेलियन की एसी बॉक्स में बैठी थी तो नेस्ट टिकट के बंटवारे को लेकर स्टाफ के सदस्यों को गाली दे रहे थे। प्रीति के मुताबिक उन्होंने नेस्ट को शांत रहने को कहा, जिस पर नेस्ट प्रीति पर ही भड़क गए। प्रीति ने बयान दिया है कि टीम सदस्य से जुड़े एक विदेशी को मामला शांत कराने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। प्रीति ने पुलिस को बताया कि विदेशी ने नेस्ट को धमकी दी कि अगर वो बदसलूकी बंद नहीं करेंगे तो उन्हें पीट देगा। प्रीति के मुताबिक इसके बाद उन्होंने सीट बदल ली और रेलिंग के पास अपने दोस्त दिनेश मर्चेंट के पास बैठ गई। प्रीति ने पुलिस को बयान दिया कि रेलिंग की सीट के पास नेस्ट ने उन्हें दूसरी बार भी गाली दी। प्रीति ने बयान में कहा कि नेस्ट ने उन्हें तीसरी बार मैदान पर टीम के खिलाड़ियों के सामने गाली दी। प्रीति ने इसके अलावा पुलिस को यह बताया कि एसी बॉक्स में बैठे नेस्ट के दोस्त भी इस गाली गलौज के चश्मदीद हैं। मुंबई पुलिस ने कहा कि प्रीति ने जिन 14 चश्मदीदों के नाम दिए हैं अब उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में प्रीति का बयान दर्ज किया। सलमान खान हिट एंड रन मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जो कि सलमान के हक में है। इस केस का एक गवाह पुलिस को दिया अपने पहले के बयान से मुकरते हुए सलमान को उसने पहचानने से इनकार कर दिया। सचिन कदम नामे के इस सुरक्षा गार्ड ने पहले सलमान को पहचानने का दावा किया था, लेकिन बाद में वो मुकर गया। सचिन कदम ने पहले कहा था कि उसने घटनास्थल पर सलमान को ड्राइविंग सीट से बाहर आने के बाद भागते हुए देखा था। मंगलवार को सचिन कदम ने कोर्ट में कहा कि उसने ऐसी कोई गवाही नहीं दी थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने फिर एक विवादित बयान दिया है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि साईं को मानने वाले हमारे मंदिरों में ना जाएं, गंगा स्नान न करें और राम का नाम न लें। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं को मानने वाले सिर्फ साईं का ही नाम लें, वो शिव और राम का नाम लेकर मिलावट न करें। शिरडी के साईं बाबा के खिलाफ विवादित बयान देने पर शंकराचार्य स्वरूपानंद पर शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। साईं बाबा की पूजा नहीं करने का बयान देने पर स्वरूपानंद के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। शिरडी में लोगों ने शंकराचार्य के विरोध में प्रदर्शन किया और इलाके में घंटा बजाओ रैली निकाली। शिरडी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद का पुतला फूंका और नारेबाजी की। वाराणसी में भी साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का पुतला फूंका। चंडीगढ़ में साईं समर्थक किन्नर समुदाय के लोगों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद का पुतला फूंककर विरोध जताया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भी साईं भक्तों ने शंकराचार्य की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। शंकराचार्य ने खास बातचीत में इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से कहा कि उन्होंने जो कहा है सही कहा है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। शंकराचार्य ने कहा कि हमारे विरोध से हमारे सहयोगी भी गुस्से में हैं, मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका। मोदी सरकार का पहला बजट 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने इसका आधिकारिक ऐलान किया। मोदी सरकार 8 जुलाई को रेल बजट पेश करेगी, जबकि 9 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। संसद के इस बजट सत्र में कुल 28 बैठकें होंगी। बजट सत्र 7 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने अध्यादेशों को बदलने के लिए विधेयक को लाने का फैसला भी किया है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार रोधक अध्यादेश के अलावा पोलावरम परियोजना अध्यादेश पर विधेयक लाया जाएगा। इसके अलावा ट्राई कानून अध्यादेश तथा सेबी पर अध्यादेश शामिल है। इन अध्यादेशों को जुलाई के तीसरे सप्ताह के पहले विधेयकों में बदलना जरूरी है। मोदी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे बैठक होगी, जिसमें कई अहम मसलों पर चर्चा होनी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी के मंत्री बीजेपी दफ्तर में आयोजित डिनर में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के डिनर में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि डिनर सरकार और संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी बोलने वाला भारतीय विदेश सेवा का निदेशक स्तर का अधिकारी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ प्रधानमंत्री के निजी सभी पद पर किसी निदेशक स्तर के अधिकारी का ही चुनाव करेगा। मोदी के मौजूदा निजी सचिव विक्रम मिस्री विदेश सेवा के अधिकारी हैं और संयुक्त सचिव रैंक के अफसर हैं।
गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी के निजी सचिव के पद के लिए 3 नामों का सुझाव दिया था। गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक संयुक्त सचिव संतोष झा, पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त गोपाल बगले और काउंटर टेररिज्म के संयुक्त सचिव विनय मोहन क्वात्रा के नाम की सिफारिश की थी। लेकिन चूंकि ये तीनों ही संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारी हैं, इसलिए पीएमओ ने इनके नाम पर मंजूरी नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदस्यों के सामने मतभेद आ गए हैं। इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष राजेंद्र कुरैशी ने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है, तो वहीं सेंटर के सदस्य और राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब इस निमंत्रण का खुलकर विरोध कर रहे हैं। मोहम्मद अदीब का कहना है कि हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर को पॉलिटिकल सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो वहीं इस्लामिक सेंटर के उपाध्यक्ष सफदर खान का कहना है कि वो मोदी को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। इन लोगों ने 22 जून को मॉल घुमाने के बहाने से नशीली कोल्ड ड्रिंक छात्रा को पिलाई और फिर गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट दिल्ली के बादीपुर कॉलोनी में एक लड़के की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस लड़के ने अपनी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। विरोध के बाद आरोपियों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। यूपी के कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लड़की के परिवार ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। गाजियाबाद में बोरी में मिले एक शव की गुत्थी खुली है। हॉरर किलिंग का यह मामला बताया जा रहा है। लड़की के घर वालों ने लड़के की हत्या कर शव बोरी में बंद कर फेंका था। पुलिस ने लड़की के पिता, मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कानपुर में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। मृतक महिला के घर वालों ने ससुराल वालों पर पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बदायूं में 2 बहनों से बलात्कार और हत्या मामले में आज 2 आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। सीबीआई ने कल मुख्य आरोपी पप्पू यादव को जेल से ले जाकर नार्को टेस्ट करवाया। पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट ने सीबीआई को दोनों लड़कियों के पिता समेत 2 और परिजनों का नार्को टेस्ट की अनुमति दी है। बिहार के नालंदा में दहेज के लिए ससुराल वालों ने एक महिला को जिंदा जला दिया और शव को गांव के बाहर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के जहानाबाद में भी ससुराल वालों ने दहेज के लिए नई नवेली दुल्हन की फांसी लगाकर हत्या कर दी। आरोपी पति, ससुर और सास फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के अजमेर दरगाह थाना के 3 पुलिसकर्मियों पर किन्नर के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। किन्नर का आरोप है कि 4 जून की रात थाने के लॉकअप में उसके साथ रेप किया गया। बिहार के जहानाबाद में 5 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद महिला की हालत बेहद खराब है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में पुलिस की हैरान करने वाली करतूत उजागर हुई। उज्जवल नाम के एक 19 साल के लड़के को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस के मुताबिक उज्जवल की गाड़ी में काली फिल्म लगी थी। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए पिटाई की गई। पीड़ित लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मामले से पीड़ित के घर वाले खासे नाराज हैं। पंजाब की मोहाली में 2 पुलिस वालों के झगड़े में एक शख्स का मर्डर हो गया है। अभयपाल नाम के एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के भाई मनजिंदर सिंह का किसी नुकीली चीज से मर्डर कर दिया। बठिंडा की पुलिस ने 3 गैंगस्टर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यूपी के बस्ती में एसपी नेता की गुंडागर्दी, कई दलित लोगों को पीट कर घायल किया। सभी पीड़ित अपने खेत में रेत खनन का विरोध कर रहे थे, जिससे नाराज एसपी नेता ने उनकी पिटाई की। यूपी के गाजीपुर में एसपी नेता रजनीश को बदमाशों ने गोली मार दी। लुधियाना में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 75 लाख की हेरोइन जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिन पर अलग अलग मामलों में केस दर्ज है। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक बार पर छापा मारकर 15 लड़कियों और 28 ग्राहकों के साथ होटल स्टाफ को हिरासत में लिया। हैदराबाद के अंदर पुलिस को एक खुफिया कैमरा मिला, जिसके अंदर लड़कियों को छिपा कर रखा गया था। पटना के खाजीकला थाना इलाके में 2 रेस्टोरेंट में पुलिस ने 8 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया। पुलिस ने मौके से दोनों रेस्टोरेंट संचालकों को भी गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में सेक्टर 37 मेट्रो स्टेशन पर रवि नाम के एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। सुसाइड नोट में रवि ने खुदकुशी की वजह तनाव बताया है। मुंबई के कैंपोकोला कंपाउंड वालों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान खुलकर यहां के लोगों के साथ आ गए हैं। चौहान ने कहा यहां के अवैध 96 फ्लैट नहीं टूटने चाहिए, उन्हें अधिकृत किया जाएगा। दूसरी तरफ कल कैंपोकोला कंपाउंड में बीएमसी ने 90 फ्लैट्स की बिजली, 47 की गैस और 25 का पानी कनेक्शन काट दिया।
तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में आज मुंबई की सीबीआई अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अमित शाह के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। यूपी में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी प्रभारी अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। यूपी में सभी लोकसभा क्षेत्रों में 7 कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए हैं। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को आजमगढ़ का जबकि कन्नौज का जिम्मा अशोक दोहरे को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री कैलाश मिश्र को सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र रायबरेली सौंपा गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को बदायूं की जिम्मेदारी दी गई। यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल अजीज कुरैशी आज राजभवन में जनता दरबार लगाएंगे। राज्यपाल कुरैशी सुबह 10 से 1 बजे तक जनता की समस्याएं सुनेंगे। चंद्रबाबू नायडू सीमांत के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 3 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश जा रही हैं। सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान तीस्ता नदी समझौता, जमीनी सीमा समझौता, पालघर समझौता और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बातचीत भी होगी। कोलकाता वासियों की आज से परेशानी बढ़ सकती है। बस मालिकों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। बस मालिक लगातार किराए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। व्यापम घोटाले में घिरे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गलत तरीके से अपनी भांजी को डिप्टी कलेक्टर बनवाया। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने एमपी पीसीएस परीक्षा के जरिए गलत तरीके से भांजी रितु चौहान का चयन करवाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जिला कोर्ट में मानहानि का केस किया। कोर्ट में दायर याचिका में शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्यापम घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, नितिन महिंद्रा और पंकज त्रिवेदी 26 जून तक एसटीएफ के रिमांड में रहेंगे। परिवार के सदस्यों की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्यापम घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, नितिन महिंद्रा और पंकज त्रिवेदी 26 जून तक एसटीएफ के रिमांड में रहेंगे। पीके ठाकुर बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं। डीजीपी पद से हटाए गए अभयानंद अब होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल होंगे। अभयानंद इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। लोकसभा चुनाव के समय से नीतीश कुमार अभयानंद से नाखुश थे। महिला बाल विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि बच्चे को मानसिक तनाव और ठेस पहुंचाने वाले शारीरिक दंड पर 6 महीने की जेल का प्रस्ताव दिया है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए जल्दी रैगिंग और शारीरिक दंड को कानूनी अपराध घोषित किया जा सकता है। बार बार शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों या शिक्षण संस्था के अधिकारी को 3 साल की जेल और सेवा से बर्खास्त करने के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है। शारीरिक दंड से खतरनाक चोट लगने और भारी मानसिक तनाव देने की स्थिति में 3 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान। रैगिंग करने वालों के खिलाफ मंत्रालय ने 3 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान का प्रस्ताव दिया है। गुजरात में महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में गुजरात पुलिस अकेडमी के पासिंग आउट परेड में आरक्षण का ऐलान किया। फिलहाल गुजरात पुलिस में 2,500 महिला सुरक्षाकर्मी हैं। आरक्षण लागू होने पर संख्या 20,000 हो जाएगी। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने क्लेम्स गारंटी शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं के दावे 12 दिन में निपटा दिए जाएंगे। खास बात यह है कि कंपनी देरी की हालत में उपभोक्ताओं को 6.5% सालाना की दर से ब्याज भी देगी। एयर इंडिया विश्व की बड़ी विमानन कंपनियों के ग्रुप स्टार अलायंस का हिस्सा बन गई है। इससे एयर इंडिया की आमदनी में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही एयर इंडिया के पैसेंजर इस संगठन की बाकी एयरलाइंस की उड़ानों का फायदा उठा सकेंगे।